हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2024 में आईपीयू लीट पेपर कैसा रहा। ठीक है, पूरा का पूरा पेपर जो है वो डिस्कस होगा। ठीक है, ताकि आप जो भी विद्यार्थी 2025 का पेपर टारगेट कर रहा है उसकी एक अच्छी प्रिपरेशन हो। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि सारे के सारे क्वेश्चन का पैटर्न कैसा था, कैसे कैसे क्वेश्चन आए, वो सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यार आज की वीडियो में। ठीक है, तो जो पूरे के पूरे मैकेनिक्स से क्वेश्चन थे वो काफ़ी मतलब सिलेबस से लिए गए। काफ़ी सारे जो क्वेश्चन थे वो सिलेबस ओरिएंटेड ही थे। काफ़ी सारे क्वेश्चन जो थे वो पीवाईक्यू से रिलेटेड थे। बहुत सारे क्वेश्चन में जो पीवाईक्यू के कुछ नंबर्स थे वही चेंज किए गए, है ना। तो आप उसके मेथड से देख सकते हो कि आपके आने वाला जो 2025 का पेपर है वो कैसे होगा। ठीक है, तो वन बाय वन चेक करेंगे कि यार कैसे क्वेश्चन आए मेरे 1 से लेकर 25 क्वेश्चन तक। अगर आप कोई भी टॉपिक देख रहे हो, जैसे मैकेनिक्स, अगर किसी बच्चे को प्रिपेयर करनी है, कोई विद्यार्थी अगर मैकेनिक्स को प्रिपेयर करता है तो उसे किन किन टॉपिक्स पे एक्स्ट्रा एफर्ट डालना चाहिए, उसका आपका पहला एजेंडा होना चाहिए कि क्या क्या टॉपिक्स को मेरे को विशेष रूप से देखना है, जिससे मेरा 2025 का पेपर जो है वो ठीक हो जाए। या फिर जिसने भी अभी 2024 का पेपर दिया है, किस किस फोकस पॉइंट पे मेरा पूरा का पूरा पेपर बना था, उसको हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में पूरे के पूरे जो मैकेनिक्स के 25 क्वेश्चन थे वो देखेंगे। पीवाईक्यू से कितने क्वेश्चन लिए गए, सिलेबस से कितने क्वेश्चन लिए गए, वो सारा हम देखेंगे। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि जितना आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है उतना ही हमारा पेपर में भी आ रहा है। ठीक है, तो 2024 के आईपीयू लीट पेपर में मैक्सिमम जो क्वेश्चन थे वो लिए गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, मैक्सिमम क्वेश्चन लिए गए सिलेबस से। तो जिस विद्यार्थी ने पूरे साल रगड़ के मेहनत करी है उसका अच्छा रिजल्ट आएगा। चलिए देखते हैं कि यार क्वेश्चन कैसे थे। ठीक है, बहुत बढ़िया। पहला क्वेश्चन था यार मेरे पास। ठीक है, पहला क्वेश्चन मेरे पास फ्रिक्शन से लिया गया। वो कह रहा है यार कि मेरे पास एक मैन है, ठीक है, जिसने होल्ड कर रखा है एक वेट जो कितनी है 5 न्यूटन की वेट है। ठीक है, तो मेरे पास ये क्वेश्चन जो है ये वर्टिकल मोशन से लिया गया। इस वर्टिकल मोशन को हमने अपने क्लास नोट्स में पढ़ रखा है। ठीक है, तो क्लास नोट्स में हमने इसको रेफर कर रखा है इस टॉपिक को, जिसका नाम है वर्टिकल वॉल प्रॉब्लम्स। ठीक है, इन वर्टिकल प्रॉब्लम्स में हमें निकालना होता है कि फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है। तो क्या है यार कि इस क्वेश्चन में क्या है कि मैंने क्या किया, इस वेट को, इस ब्लॉक को पकड़ने के लिए क्या कर रखा है, फोर्स लगा रखा है। ठीक है, तो कह रहे हैं एक अ मैन होल्ड्स अ ब्लॉक ऑफ 5 न्यूटन। ठीक है, तो ये 5 न्यूटन का ब्लॉक है। ठीक है, सो दिस इज दी 5 न्यूटन एक्टिंग ऑन दी बॉडी। अगर आपको पता होगा यार कि अगर वर्टिकल मोशन हम पढ़ते हैं तो क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो फोर्स नीचे की तरफ लगता है, मतलब जो आपका mg होता है वो क्या होता है आपके फोर्स के बराबर। ठीक है, मतलब जो आपका अप्लाइड फोर्स है वो किसके बराबर हो गया, दैट इज 5 न्यूटन। मतलब 5 न्यूटन का फोर्स है जो बॉडी को नीचे की तरफ लेके जा रहा है। अब इस बॉडी को होल्ड करने के लिए आपने क्या कर रखा है, इस ब्लॉक को पकड़ा। ठीक है, मतलब इस ब्लॉक पे फोर्स लगाई। ठीक है, कितने न्यूटन की, तो इसने कहा है कि सर मैंने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई ईच तरफ। ठीक है, मतलब 10 न्यूटन की फोर्स मैंने यहाँ से लगाई और 10 न्यूटन की फोर्स मैंने यहाँ से लगाई। ठीक है, तो यार ये मेरे पास क्या हो गया, दोनों ब्लॉक को होल्ड करने के मेरे पास कितना हो गया, 10 न्यूटन का फोर्स लगा। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ मैन होल्ड्स अ ब्लॉक ऑफ 5 न्यूटन बिटवीन हैंड्स एंड कीप इट फ्री फ्रॉम फॉलिंग बाय प्रेसिंग बोथ हैंड्स। ठीक है, बोथ हैंड्स बोला है इसलिए अब आपको जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो क्या होगा, ट्वाइस टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो आपका अप्लाइड फोर्स था वो कितना था, 5 न्यूटन। जो आपका नॉर्मल रिएक्शन था दोस्तों, ठीक है, जो आपका नॉर्मल रिएक्शन था उसकी वैल्यू कितनी थी, उसकी वैल्यू हो गई अब 20। ठीक है, दैट इज ट्वाइस टाइम्स ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, वट एवर फोर्स दैट यू आर अप्लाई ऑन द पर्टिकुलर बॉडी, उतना रिएक्शन देखने को मिला आपके बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज 10 न्यूटन। ठीक है, सो द अप्लाइड फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी टू होल्ड द ब्लॉक, जो आपको रिएक्शन देखने को मिला वो कितना मिला, 20 न्यूटन। ठीक है, अब एक सिंपल फॉर्मूला जो आपको पता ही है, दैट इज एफ इजिकल टू म्यू एन। ठीक है, एफ इजिकल टू म्यू एन आपका रिलेशन होता है ना। मेरे पास फोर्स आया 5 और नॉर्मल रिएक्शन आया 20। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास जो म्यू की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 5/20, दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ 0.25। ठीक है, तो यार 0.25 इसका आंसर आएगा और 0.25 मार्क है, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिया गया पूरा का पूरा फ्रिक्शन से। इस क्वेश्चन को मैंने एक क्लास में डिस्कस भी किया था और ये पूरा का क्वेश्चन पेपर में आया भी। ठीक है, तो बहुत बढ़िया यार, सारे विद्यार्थियों ने इसे करा ही होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिया गया यार मेरे पास मिसलेनियस टॉपिक से। एकदम लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था मिसलेनियस टॉपिक, जिसमें हमने बात किया था शेयर स्ट्रेस के बारे में, जिसमें बात किया था कंप्रेसिव स्ट्रेस के बारे में, जिसमें हमने बात किया था टेंसाइल स्ट्रेस के बारे में। सो ऑल द स्ट्रेस वी हैव कवर्ड इन द लास्ट क्लास ऑफ द मिसलेनियस एंड दिस क्वेश्चन इज पिक्ड फ्रॉम दैट सेक्शन। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से भी आया गया था। ये कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ अ शेयर स्ट्रेस। ठीक है, तो जो मेरे पास शेयर स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, शेयर स्ट्रेस इज अ टाइप ऑफ अ फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन द बॉडी एट द पेरिफेरी, मतलब जो बिल्कुल सर्कमफ्रेंशियल साइड होते हैं उसके बिल्कुल पेरिफेरी पे लगता है। ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई भी ब्लॉक है, तो ये मेरे पास सरफेस है, ये मेरे पास ब्लॉक है, तो बिल्कुल पेरिफेरी पे आपके क्या लगेगा, बिल्कुल सरफेस पे आपकी फोर्स लगेगी। एंड ड्यू टू दैट फोर्स बॉडी हैविंग अ टेंडेंसी टू मूव इन दिस डायरेक्शन, कि वो इस तरफ से ऐसे मूव करें। ठीक है, तो ब्लॉक की टेंडेंसी होगी कि वो यहाँ पे फिक्स है,
ऐसे रोटेट करें, ठीक है। तो शियर फोर्स में क्या होता है दोस्तों कि जो फोर्स होता है सेंटर पे क्या होता है, बिल्कुल मिनिमम होता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो मैक्सिमम फोर्स है, तो ज़्यादातर फोर्स है वो कहाँ लग रही है, बिल्कुल मैक्सिमम लग रही है कहाँ पे, सर्कमफ्रेंस पे, ठीक है। तो अगर मेरे पास कोई भी मेटल की रॉड है तो क्या देखा जाता है कि उसके सेंटर पे जो शेयर स्ट्रेस है कम होता है, लेकिन जैसे जैसे मैं इसके पेरीफेरी पे जाता हूँ मेरा जो शेयर स्ट्रेस है वो क्या होता है, मैक्सिमम जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि बताओ शेयर स्ट्रेस कहाँ लगता है मिनिमम और कहाँ लगता है मैक्सिमम। तो यार दिक्कत जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, ठीक है। जो सॉल्यूशन होता है वो होता है कि ये क्या होता है, जीरो होता है सेंटर पे और मैक्सिमम का होता है बिल्कुल इसके पेरीफेरी पे। तो बिल्कुल दोस्तों विद्यार्थी ने ठीक मार्क किया है कि इसका आंसर है, ठीक है। और शेयर स्ट्रेस आपको पता होना चाहिए, टेंसाइल स्ट्रेस आपको पता होना चाहिए, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, सारे स्ट्रेस आपको पता होने चाहिए इस क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है जी, बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यार, ठीक है। हॉलो शाफ्ट, एक मेरे पास हॉलो शाफ्ट है और एक मेरे पास क्या है, सॉलिड शाफ्ट, ठीक है। तो कौन मोर रजिस्टर, मतलब कौन एक्स्ट्रा टॉर्क रजिस्ट कर पाता है यार। तो इसका आंसर बिल्कुल ठीक मार्क किया है कि जो मेरे पास सॉलिड हॉलो शाफ्ट होता है वो करता है, क्योंकि बिकॉज अ सॉलिड शाफ्ट विच इज हॉलो इन नेचर, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, वो कंप्लीटली हॉलो होता है, सो दैट कैन रजिस्ट मोर टॉर्क एज कंपेयर टू सॉलिड शाफ्ट, ठीक है। तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, इसका आंसर बिल्कुल ठीक मार्क किया गया है कि जो मेरे पास हॉलो शाफ्ट होता है वो मैक्सिमम टॉर्क करता है, रेस्ट करता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया यार, ये भी मेरे पास किससे था, इसके पहले वाला क्वेश्चन जो था यही पीवाईक्यू से लिया गया था यार, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन इज कंसीडर फ्रॉम पीवाईक्यू। अगर आप चेक करोगे यार इसके बाद वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी किससे लिया गया, दिस क्वेश्चन इज आल्सो कंसीडर्ड, ठीक है, फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसको भी डिस्कस किया था हमने मिसलेनियस के टॉपिक्स में, दैट द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ अ कॉलम फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। अगर आपकी कोई भी कॉलम है जो दोनों एंड से क्या है, फिक्स्ड है दोस्तों, ये मेरे पास एंड जो है वो फिक्स्ड है, ये मेरे पास जो एंड है ये क्या है, फिक्स्ड है। तो अगर दोनों कॉलम फिक्स्ड है बोथ एंड से, तो उसका इक्विवेलेंट लेंथ कितना होता है, उसका इक्विवेलेंट लेंथ होता है 0.5 टाइम्स ऑफ एल, ठीक है। इसकी पूरी की पूरी टेबल थी कि अगर मेरे पास एक बीम है वो एक तरफ से हिंज्ड है, एक तरफ से फिक्स्ड है, एक तरफ से फिक्स्ड है, दूसरी तरफ से भी फिक्स्ड है, तो उसका इक्विवेलेंट लेंथ क्या होगा, 0.75 एल, 0.5 एल क्या होगा। ये क्वेश्चन भी यार प्रीवियस ईयर पेपर से लिया गया था और इसको हमने डिस्कस भी किया था अपने क्लासरूम कोर्स में कि इसका जो लेंथ होगी, इक्विवेलेंट लेंथ वो क्या होगी, 0.5। तो सारे विद्यार्थियों ने इसका मार्क बिल्कुल ठीक किया यार, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये क्वेश्चन लिया गया है यार, ये थोड़ा सा नया है, ठीक है, ये मैंने चेक किया, ठीक है, कि व्हाट इज अ प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इफ वी हैव 80 मेगा पास्कल, एम पास्कल, 30 एम पास्कल एंड -40 एम पास्कल द शेयर स्ट्रेस, ठीक है। तो मेरे पास क्या होता है, मुझे निकालना है मैक्सिमम ऑफ शेयर स्ट्रेस, ठीक है। इसे करने के लिए थोड़ा बहुत आपको चेंज करना पड़ेगा दोस्तों, हमें क्या निकालना है, द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। इसका मेरे पास फॉर्मूला होता है यार, इसका मेरे पास फॉर्मूला होता है दैट इज सिग्मा 1 प्लस में सिग्मा 1 माइनस टाइम्स ऑफ सिग्मा 2 अपॉन में 2 कॉमा सिग्मा 2 माइनस में सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2 कॉमा सिग्मा 3 माइनस में सिग्मा 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो मेरे पास तीन स्ट्रेस दी गए यार, सिग्मा 1, सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3। तो मेरे पास सिग्मा 1 है यार मेरे पास 80 मेगा पास्कल, सिग्मा 2 है मेरे पास 30 मेगा पास्कल और मेरे पास सिग्मा 3 है 40 मेगा पास्कल, ठीक है। तो क्या करना है, आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालिए इन तीनों की। कैसे निकालेंगे दोस्तों, हमें निकालेंगे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। तो हमें क्या पता है, सिग्मा 1 पता है दैट इज 80 माइनस में 30 डिवाइड बाई 2, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे कॉमा, ठीक है। हमारे पास दूसरा वाला है दैट इज माइनस में 40 माइनस में 30 डिवाइड बाई 2, इसका मॉड लेंगे। और फिर मेरे पास एक और स्ट्रेस है दैट इज माइनस में 40 माइनस में 80 डिवाइड बाई 2, ठीक है। आप इन तीनों को क्या करें, सम करके डिवाइड कीजिए और क्या निकाल दीजिए इसका मॉड। इन तीनों में जो सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू है मैक्सिमम स्ट्रेस की वो आपका आंसर होगा। सो दैट इज वैल्यू दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय 60 मेगा पास्कल, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, 60 मेगा पास्कल, जो बिल्कुल ठीक मार्क किया गया विद्यार्थियों के द्वारा। तो आपका भी आंसर बिल्कुल ठीक है। सो यू कैन प्रोसीड विद दैट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज क्वाइट न्यू। सो ये बहुत सारे विद्यार्थियों ने बिल्कुल ट्राई किया कुछ, ठीक है, लेकिन किसी का 25 आया, किसी का 35 आया, लेकिन जो करेक्ट स्टेटमेंट थी वो 60 था। ये एक नया क्वेश्चन था जो हमें देखने को मिला इस पूरे के पूरे पेपर में। बाकी सारे क्वेश्चन जो थे वो हमने कर रखे थे अपने पूरे के पूरे क्लासरूम कोर्स में, ठीक है जी, बढ़िया। एक क्वेश्चन है मेरे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेफरेबल क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम फॉर बेंडिंग लोड्स, ठीक है। तो यार सेम क्वेश्चन पूछा गया आपके पास पीवाईक्यू में, ठीक है। अब वो लोड्स जो हमारे पास क्या होते हैं, मैं प्रिफर करता हूं किसके लिए, फॉर बेंडिंग लोड्स। तो मेरे पास आई सेक्शन बीम होता है दैट इज प्रेफरेबल फॉर
बेंडिंग लूप्स, ठीक है। तो आई सेक्शन था यार जिसका जवाब हमने देखा था, ये पिछले साल भी था, इस साल भी था, तो बहुत बढ़िया था। इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है यार, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 7 की, तो मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा यार। इस क्वेश्चन को मैंने बहुत बार अपने क्लासरूम कोर्स में डिस्कस किया। इस क्वेश्चन को इसलिए डिस्कस किया गया क्योंकि 2020 का पेपर, 21 का पेपर, 22 का पेपर, 23 का पेपर, इन सभी में इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब आपको दिया जाता है कि डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी जाती है, पूछता है वेलोसिटी बताओ, पूछता है एक्सेलरेशन बताओ। जब भी मैं पढ़ाता हूँ लॉज ऑफ मोशन तो सबसे पहले डिस्कस करता हूँ इस क्वेश्चन को, क्यों? ताकि बच्चों का, विद्यार्थियों का एक 4 नंबर क्वेश्चन तो कंफर्म हो जाए कि यार ये मेरा आंसर है जो बिल्कुल ठीक होगा। ये क्वेश्चन पिछले 4 सालों से आ रहा है, इस बार भी विद्यार्थियों को पता था यार क्वेश्चन आएगा, सारे के सारे विद्यार्थियों ने इसका मार्क जो थे वो बिल्कुल ठीक किया था, ठीक है। तो इसलिए जो परसेंटेज रहता है, जो सर्टेनिटी रहती है क्वेश्चन को करने की, ठीक हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक सेट ऑफ पैटर्न के क्वेश्चन ही पिछले 4 सालों में आ रहे हैं, वैसा ही हम विद्यार्थियों को कराते हैं और बच्चों की रैंक जो है वो काफी बढ़िया रहती है। बहुत बढ़िया यार। तो पूछा गया है पार्टिकल है जो स्टार्ट कर रहा है फ्रॉम अ रेस्ट एंड मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो मेरे पास एक पार्टिकल है जो स्टार्ट कर रहा है किससे? रेस्ट से, मतलब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी दोस्तों? 0 होगी, ठीक है। एंड इट इज मूविंग, सो अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, सो द इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। उसका इक्वेशंस ऑफ मोशन दिखा दिया गया, मतलब क्या रिप्रेजेंट किया गया, उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो मेंशन कर दिया गया है दोस्तों। दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय 2tq माइनस में t² माइनस 7। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट दैट यू हैव। नाउ यू नीड टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल 3 सेकेंड्स विल बी, मतलब हमें क्या निकालना है? एक डिस्प्लेसमेंट के टर्म का एक्सेलरेशन निकालना है आफ्टर 3 सेकेंड्स, इन विच, मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा गया? क्वेश्चन में पूछा गया एक्सेलरेशन बताइए दोस्तों एट t इज इक्वल टू में 3 सेकेंड्स, ठीक है। तो 3 सेकंड पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी वो आपको बतानी है। ये क्वेश्चन काफी आसान है ना। एक बार ट्राई करते हैं यार इस क्वेश्चन को करने के लिए। बहुत बढ़िया, ठीक है जी। तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट का टर्म है, अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो मेरे को उसको दोस्तों 2 बार डेरिवेट करना पड़ेगा। पहले मैं निकालूंगा इसकी वेलोसिटी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा वेलोसिटी का, इस 3 को आगे लेके जाओगे यार तो क्या आएगा? 6 टाइम्स ऑफ t² माइनस में 2t। इसका अगर मेरे को एक्सेलरेशन निकालना है दोस्तों तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैं दोबारा डेरिवेट करूंगा। ये मैंने क्या किया दोस्तों, इसको बस मैंने क्या किया, एक छोटा सा फॉर्मूला होता है मेरे पास, d ओवर में dt इंटू में t की पावर में n, ठीक है, इज इक्वल टू में n टाइम्स ऑफ t की पावर में n माइनस में 1। दिस इज द फॉर्मूला टू डेरिवेट एनी फंक्शन, ठीक है। तो मेरे पास एक d ओवर में d, अगर मैं t की पावर में n का डेरिवेट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा यार? n को आगे लिया और t की पावर को कम कर दो, ठीक है। तो मेरे पास है 2t क्यूब, मतलब 2t क्यूब का मतलब है कि 3 को आप आगे ले आओ, दैट इज 2 इंटू में 3 दैट इज 6, और जो पावर है उसे कम कर दो, दैट इज 6 इंटू में t² माइनस में 2 टाइम्स ऑफ t, और जो 1 है दैट इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। मतलब कोई चीज अगर चेंज ही नहीं हुई तो मैं उसमें स्मॉलेस्ट चेंज क्या निकालूं? सो देयर इज अ नो स्मॉलेस्ट चेंज इन दैट पर्टिकुलर सेक्शन इन दैट कांस्टेंट वैल्यू, सो दैट्स व्हाई द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज 0 एंड वी हैव डन इट, ओके। तो यार यहाँ पे मेरे पास आ गया, इसका मैं डेरिवेट करूँ तो क्या आ गया यार? दैट इज 12 टाइम्स ऑफ t माइनस में 2, ठीक है। अब पूछा गया यार दोस्तों कि मुझे क्या निकालना है? वी नीड टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू में 3 सेकंड्स। तो आपको क्या करना है? पुट करना है एक्सेलरेशन की वैल्यू किस पे? t इज इक्वल टू में 3 सेकंड्स पे, ठीक है। तो मैं पुट करूंगा यार 12 इंटू में 3 माइनस में 2, ठीक है। सो 12 3 जा 36, 36 माइनस में 2 दैट इज 34 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो मेरा जो आंसर हुआ वो क्या आया? 34 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, क्लास में बहुत बार कराया गया है। हर बार जब हम डिस्कस करते हैं तो एक क्वेश्चन करते हैं, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो आपका कोई भी क्लास टेस्ट हो, तो इस तरह क्वेश्चन पूछते जाते हैं। पिछले 5 सालों से यार 20, 21, 22, 23, 24 में क्वेश्चन आया है। 25 के लिए कोई विद्यार्थी अगर तैयारी कर रहा है तो बिल्कुल इस तरह क्वेश्चन को देखें। ये क्वेश्चन लिया गया लॉज ऑफ मोशन से। बढ़िया जी, आगे बढ़ते हैं यार क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया यार कि मेरे पास ये क्वेश्चन भी पूछा गया वर्टिकल मोशन से, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी देखते हैं यार। पूछा गया है, एक मेरे पास वर्टिकल वॉल है, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरे पास लॉज ऑफ मोशन का, वर्टिकल मोशन का क्वेश्चन है, ठीक है। सो इफ यू आर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन वर्टिकल मोशन इन अ लॉज ऑफ मोशन सेक्शन, तो एक क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा यार। कह रहा है कि मेरे पास एक रबर का बॉल है, इसको मैंने थ्रो करा है वर्टिकली अपवर्ड्स, ठीक है। तो मेरे पास एक बॉल है यार, इसको मैंने क्या करा है? थ्रो करा है वर्टिकली अपवर्ड्स। तो मेरे पास जो ट्रेजेक्टरी होगी वो कैसे होगी दोस्तों? ऐसी होगी, विद द वेलोसिटी ऑफ u फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, ठीक है। तो मैंने इसको फेंका है दोस्तों u, दैट इज फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड विद द वेलोसिटी ऑफ 3u। ये बिल्डिंग थी जो टॉप पे थी, लेकिन ये क्या हुई? बहुत थोड़ी इसने डिस्कस करी, और जब ये ग्राउंड पे टच हुआ तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी दोस्तों? 3 टाइम्स ऑफ u।
द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड, ठीक है। तो कितना समय लगा होगा बॉल को रीच होने में, मतलब ग्राउंड को, मतलब इस बॉल को नीचे आने में कितना समय लगा होगा दोस्तों, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है यार इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे आराम से और इसको दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अ रबर बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद द वेलोसिटी ऑफ u फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, ठीक है। इट स्ट्राइक्स डाउन विद द वेलोसिटी ऑफ 3u, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है दोस्तों, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, 2u/g, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, 2u/g का एक रिलेशन है जिससे मैं कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें पूछा गया है कि मेरे पास एक समय की वेलोसिटी, मतलब ऊपर जाने की वेलोसिटी कितनी है यार, u/g। एक बार मैं थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करा के दिखाता हूँ कैसे इसका आंसर आएगा, ठीक है जी, बढ़िया। ऊपर जाने के समय को हम कहते हैं यार t1, दैट इज डिफाइंड एज टाइम ऑफ असेंडिंग, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय u/g। नीचे आने के समय को हम कहते हैं यार टाइम ऑफ डिसेंडिंग, जिसे हम कहते हैं नीचे आने का समय, ठीक है। तो उसने कहा है कि जब नीचे आ रही है बॉल तो उस समय उसकी वेलोसिटी क्या है, 3u/g, सो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय 3u/g, मतलब जो भी उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। ऊपर जाने के समय उसकी वेलोसिटी क्या है, u/g। अगर मैं निकालूंगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय t1 प्लस में t2, इन दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा, 4u/g, ठीक है। तो मेरे पास आंसर क्या है, 4u/g, दैट इज मार्क करेक्ट, दैट इज 4u/g, ठीक है जी। तो आसान क्वेश्चन था यार। हमने पढ़ा वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन में अगर किसी का ऊपर जाने का समय निकालना होता है उसे कहते हैं टाइम ऑफ असेंड, नीचे आने का समय होता है उसे कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंड। ये होती है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, जो भी आपकी वेलोसिटी आप उसको पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमने निकाल लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया यार आपसे, ये भी क्वेश्चन लॉज ऑफ मोशन का ही है। तो अगर आप देखोगे यार लॉज ऑफ मोशन के मल्टीपल क्वेश्चन हैं। सो इफ यू आर, अगर आपका लॉज ऑफ मोशन का चैप्टर मतलब स्ट्रॉन्ग है तो आप 4 से 5 क्वेश्चन बना रहे हो इस पूरे के पूरे पेपर में। और लॉज ऑफ मोशन का जब सब्जेक्ट आपको चैप्टर पढ़ा जाता है तो कम से कम 4 से 5 क्लास ली जाती है, ताकि लॉज ऑफ मोशन के सारे कंसेप्ट, सारे न्यूमेरिकल, सारे डेरिवेशन को कराया जाए, ठीक है। तो लॉज ऑफ मोशन यार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी विद्यार्थी अगले साल की तैयारी कर रहा है और वो इस वीडियो को देख रहा है तो कम से कम लॉज ऑफ मोशन को काफी अच्छे से प्रिपेयर करे, क्योंकि इसकी काफी अच्छी वेटेज आ रही है पेपर में, बढ़िया जी। तो मेरे पास क्वेश्चन है यार, ड्यूरिंग इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है। सो व्हाट इज इलास्टिक कोलिजन एंड व्हाट इज इलास्टिक कोलिजन। इन द इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है, जो भी आपकी बॉडी का मोमेंटम है वो पूरी बॉडी का मोमेंटम ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, मतलब देयर इज अ नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन बिटवीन ऑफ दैट। बट इन द इनइलास्टिक कोलिजन, आपका जो इनइलास्टिक कोलिजन होता है उसमें क्या होता है, जो आपका मोमेंटम होता है वो क्या होता है, कंजर्व्ड होता है, लेकिन आपका जो काइनेटिक एनर्जी होता है उसमें थोड़ा बहुत लॉस हो जाता है। क्यों, क्योंकि इनइलास्टिक बॉडीज आर दोज बॉडीज इन विच there are some loss of kinetic energy when a body is moving or when the body is colliding from one to another body। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरी, यहाँ पे कर देते हैं, अगर कोई मेरी बॉडी एक है और ये मेरी दूसरी बॉडी है, तो जब इस बॉडी का इससे कोलिजन होगा तो देयर इज सम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो कुछ काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा, एंड ड्यू टू दिस लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज द बॉडी इज इनइलास्टिक इन नेचर, उसके वजह से इसका जो काइनेटिक एनर्जी वो क्या होता है, कंजर्व नहीं होता, बट द मूवमेंट इज कंजर्व इन द इनइलास्टिक कोलिजन। पेपर में वैसे सर ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि इनइलास्टिक कोलिजन का कोफिशिएंट ऑफ रीइंस्टीट्यूशन क्या होता है। तो द कोफिशिएंट ऑफ रीइंस्टीट्यूशन ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन लाइज फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। तो जो मेरे पास इनइलास्टिक कोलिजन का जो कोफिशिएंट ऑफ रीइंस्टीट्यूशन होता है वो लाई करता है 0 से लेकर 1 के बीच, ठीक है। और इस पूरे में हम देखते हैं कि जब भी दो इनइलास्टिक बॉडीज आपस में कोलाइड करती है तो सम काइनेटिक एनर्जी आर लॉस्ट इन दैट कोलिजन, सो दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या होगा यार, मोमेंटम इज कंजर्व्ड बट एनर्जी का लॉस होता है। सो मोमेंटम इज द ओनली कंजर्व फैक्टर हियर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यार आपसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यार 21 में आया, 22 में आया, 20 में आया, 23 में भी कुछ क्वेश्चन थे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार, कम से कम एक क्वेश्चन तो पेपर में आता ही है, और ये क्वेश्चन ही पेपर में आया। देखते हैं क्या है, पूछ रहा है द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ट्रायंगुलर सेक्शन ऑफ बेस ए। मेरे पास एक ट्रायंगुलर सेक्शन है, इसका मुझे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इसका जो बेस है दोस्तों वो कितना है, इसका जो बेस है वो है ए, और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, इसकी जो हाइट है वो कितनी है, एल। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सीजीएन पैरेलल टू द बेस, ठीक है, बहुत बढ़िया यार, ठीक है। आपको निकालना है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ट्रायंगुलर सेक्शन जिसका बेस है ए, हाइट है एल, अबाउट एन एक्सिस जो पास कर रहा है सीजी से, बहुत बढ़िया है, जो पास कर रहा है किससे, सीजी से, और किसके पैरेलल है, पैरेलल टू बेस। मतलब आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस आई सेक्शन, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है यार, इसका फॉर्मूला होता है यार BH3/12, मतलब जिसको मैं काट रहा हूँ उसका क्या होता है, क्यूब होता है। सो AL³ अपॉन में 36, ठीक है। यार ये तो यार आप सबको पता ही होगा,
इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को हमने क्लास में काफी अच्छा टाइम दिया था। क्यों सर? इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में मैंने निकाला था यार। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अलॉन्ग क्या होता है, दैट इज bh/12। यहाँ पे जो बेस है वो क्या है, a से रिप्रेजेंट कर रहा है, और आपका जो हाइट है वो l से रिप्रेजेंट कर रहा है। सो द फॉर्मूला इज रिप्रेजेंटेड बाय a l की क्यूब अपॉन में 36। बट इन द क्लासरूम कोर्स व्हाट वी हैव डिस्कस्ड मल्टीपल sections like कि what is the moment of inertia here, what is the moment of inertia here, मतलब I base की वैल्यू क्या होगी, what is the moment of inertia here, मतलब I vertex की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो with the help of parallel axis theorem we have solved all the numericals, all the questions of a ट्रायंगल। ठीक है, एक ट्रायंगल का मुझे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है बेस पे, एक ट्रायंगल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है मुझे वर्टेक्स पे, तो कैसे निकालेंगे, पेपर में ये पूछ सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट ईयर ये क्वेश्चन था कि मुझे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताना था बेस के अलॉन्ग, ठीक है, और वर्टेक्स के अलॉन्ग का रेशियो पूछा था। इस बार क्वेश्चन बहुत ही सिंपल पूछ लिया गया कि व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस ट्रायंगल एट दिस सीजी। तो सीजी के अलॉन्ग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, bh/12। यहाँ पे बेस और हाइट को आप रिप्लेस कर लो और आपके पास रिलेशनशिप है जो आ जाएगा। तो बहुत ही गुड क्वेश्चन था ये। जिस विद्यार्थी ने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रखी है उसको पता होगा इसका आंसर, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 11 है द फोर्स विच मीट एट अ पॉइंट एंड हैव लाइन ऑफ एक्शन इन डिफरेंट प्लेन्स आर कॉल्ड। ठीक है, तो बहुत बढ़िया है, द फोर्स विच मीट एट अ पॉइंट। ठीक है, तो वो फोर्स जो एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं उसे कहते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस। ठीक है, तो द फोर्सेस विच मीट एट अ पॉइंट आर नोन एज अ कॉन्करेंट फोर्सेस, बट व्हेन द प्लेन्स आर मोर देन वन, जब आपकी जो प्लेन्स होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, एक से ज्यादा होते हैं, सो दैट इज डिफाइंड एज अ नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। So first of all we have to discuss what is a force system. So in the force system we have defined two types of force system, that is coplanar and non coplanar। ठीक है, कोप्लेनर का मतलब क्या सर, एक ही प्लेन, मतलब एक ही डायमेंशन है उसमें सारी फोर्स लग रही है। नॉन कोप्लेनर का मतलब क्या, वी हैव 3 डायमेंशंस ऑफ बॉडीज और इस 3 डायमेंशन के बॉडी में लग रही है, मतलब एक 3 डायमेंशन का बॉडी है, मतलब मेरे पास क्यूबॉइड है, मेरे पास सिलेंडर है, 3 डायमेंशन की बॉडी है, उस 3 डायमेंशन की बॉडी पे नंबर ऑफ फोर्सेज लग रहे हैं, सो दैट इज डिफाइंड एज अ नॉन कोप्लेनर फोर्सेज। क्वेश्चन में पूछा गया है कि द फोर्सेज विच मीट एट अ पॉइंट, जो फोर्सेज एक पॉइंट पे मीट करते हैं दोस्तों उसे हम कहते हैं कॉन्करेंट फोर्सेज, शाबाश, एंड having their line of action in different planes। ठीक है, so when the plane is one that is defined as a coplanar, when the plane is defined more than one different plane, so that is defined as a non coplanar forces, so that's why the answer would be non coplanar concurrent forces। ठीक है जी, बढ़िया, शाबाश। थोड़ा सा ये इधर उधर हो गया, ठीक है जी। ठीक है जी, बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है लॉ ऑफ फोर्स, उससे पूछा गया यार। ठीक है, लॉ ऑफ फोर्स से बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से, ये सभी विद्यार्थियों को हो जाना चाहिए। अभी तक जितने क्वेश्चन थे वो सारे के सारे आसान थे। एक क्वेश्चन था जिसमें मुझे लगता था यार कि थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही आसान है, कह रहा है कि मेरे पास व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ 2 लाइक पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, तो मेरे पास क्या होते हैं, 2 तरह के फोर्स होते हैं, दैट इज लाइक पैरेलल फोर्सेस एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। व्हाट इज द लाइक पैरेलल फोर्सेस, द फोर्सेस व्हिच आर हैविंग इन द सेम डायरेक्शंस आर नोन एज द लाइक फोर्सेस, बट द फोर्सेस हैविंग डिफरेंट मीन्स द फोर्सेस जो क्या होते हैं अपोजिट एक्ट करते हैं, अपोजिट लाइक करते हैं, उसे कहते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, सो लाइक पैरेलल फोर्सेस आर दोज फोर्सेस which are in the same direction and the unlike parallel forces are those which are in the opposite direction। So this question is based upon the like parallel forces। मतलब मेरे पास क्या है दोस्तों, एक मेरे पास 10 न्यूटन का फोर्स है, एक मेरे पास 30 न्यूटन का फोर्स है। सो वी हैव 2 forces, these 2 forces are parallel forces। parallel forces are those forces जिसके लाइन ऑफ एक्शन आपस में क्या हो दोस्तों, पैरेलल हो। लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होता है, जो इसकी डायरेक्शन जो क्या है वो एक हो, चाहे ऊपर चाहे नीचे। तो मैंने अब इसको ऊपर की तरफ, अपवर्ड की तरफ मार्क कर रखा है, बहुत बढ़िया। एंड इट इज सेपरेटेड बाय 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, और ये किससे सेपरेटेड है भाई, ये है सेपरेटेड 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से। ठीक है, तो पूछा है इसका रिजल्ट क्या होगा यार, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ लिया यार, मतलब इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने क्लासरूम में डिस्कस किया है, इस क्वेश्चन का हमने रिजल्टेंट निकाला है, इस क्वेश्चन का हमने मूवमेंट निकाला है, इस क्वेश्चन पे हमने बहुत कुछ मतलब कहते हैं ना एक्सपेरिमेंट कर रखा है अपने क्लासरूम कोर्स में, बहुत बढ़िया यार, इन डेप्थ होता है वो सारा का सारा। पूछ रहा है रिजल्टेंट क्या होगा, सो रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय F1 प्लस में F2 मीन्स बोथ दी फोर्सेस का आप एडिशन कर दो, क्योंकि दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो 10 प्लस में 30 दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय 40 न्यूटन। सो द रिजल्टेंट ऑफ दिस इंटायर फोर्स सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय 40 न्यूटन। ठीक है जी, बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं, शाबाश। ठीक है जी, एक क्वेश्चन पूछा गया मेरे पास, विच द फॉलोइंग फोर्सेस इज डिफाइंड एज अ कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, तो मेरे पास 4 तरह के फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, सो जब हम फ्रिक्शन पढ़ते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स इज द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द बॉडी व्हेन द 2 बॉडीज आर इन
when the two bodies are connected with each other and there is a relative motion between the bodies, जब दोनों bodies के बीच में एक relative motion होता है तो एक friction लगता है, एक force, and that force having a tendency to oppose the motion, जो relative motion उसको oppose करे, ठीक है. So which the following force is the constant force, ऐसा कौन सा force है यार जो constant रहता है, ठीक है. Which the following force is a constant force, ठीक है, मतलब ऐसा कौन सा force है जो क्या रहता है, constant force रहता है. तो force of gravity, इसे हम कहते हैं ग्रेविटी फोर्स, इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और मेरे पास डिफाइंड एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है जी, बढ़िया. तो यहाँ पे मांग रहे हैं मेरे पास, ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, बहुत बढ़िया, इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक है. तो देखो यार, जब दो बॉडी आपस में फ्रिक्शन में होती है ना, ठीक है, व्हेन द टू बॉडीज आर इन फ्रिक्शन, ठीक है, तो इन दोनों बॉडी क्या होता है यार आपस में कॉन्टैक्ट, ठीक है. सो ड्यू टू दैट कॉन्टैक्ट मेरे पास क्या होती है, फोर्स होती है जिसे हम कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है. कॉन्टैक्ट यार मेरे पास एक और डेफिनेशन होती है फ्रिक्शन की. द फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, मतलब इस बॉडी पे जो टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है इसे कहते हैं यार फ्रिक्शन, दैट इज ऑल्सो डिफाइंड एज फ्रिक्शन, ठीक है. तो अगर दो बॉडीज आपस में कॉन्टैक्ट में हो तो मेरे पास जो टेंजेंशियल फोर्स जो अलोंग द बॉडी लगता है उसे हम कहते हैं यार फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, या फिर हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स. इस क्वेश्चन में पूछा गया विद द फॉलोइंग फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, बिल्कुल ठीक आंसर है यार. एक मेरे पास कॉन्टैक्ट फोर्स होता है जिसका नाम होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. सो फ्रिक्शनल फोर्स इज डिफाइंड एज अ कॉन्टैक्ट फोर्स बिकॉज दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑल्सो नोन एज द टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडीज व्हेन द टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट एंड द फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट बिकॉज द टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट. सो ऑलवेज रिमेंबर व्हेन द टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट you have to remember the what is the contact force acting on the body. So this is the frictional force acting on the body between the two bodies. So that's why the answer would be force of friction. So इसका जो मार्क है वो है force of friction. बिल्कुल ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल है यार. जब हम क्लासरूम में इसको पढ़ते हैं तो हम फ्रिक्शन को शुरू करते हैं और यहाँ शुरू करके बिल्कुल एंड तक जाते हैं कि फ्रिक्शन में क्या क्या है. तो क्वेश्चन लिया गया यार फ्रिक्शन से. फ्रिक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो कोई विद्यार्थी अगर 25 के लिए भी तैयारी कर रहा है तो फ्रिक्शन को अच्छे से करे. फ्रिक्शन की स्टार्टिंग इन्हीं क्वेश्चन से होती है, लेकिन हमें पढ़ना पड़ता है फ्रिक्शन, फिर पढ़ना पड़ता है स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन. काइनेटिक फ्रिक्शन के बाद हमें देखना होता है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो क्या होगा, फिर अगर बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे है तो क्या होगा, फिर अगर बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे है तो व्हाट इज द पी मिनिमम एक्टिंग ऑन द बॉडी. ये सारा का सारा हमें पढ़ना पड़ता है, तब एक फ्रिक्शन को हम अच्छी तरीके से एनालाइज कर पाते हैं अपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो ये क्वेश्चन थियोरेटिकल क्वेश्चन था, काफी अच्छे से था, हमने इसको डील कर लिया, बट इससे भी और अच्छे वे में फ्रिक्शन क्वेश्चन पूछा जा सकता था. तो अगर कोई विद्यार्थी तैयारी कर रहा है तो उसको ये सारे क्वेश्चन देखने चाहिए. बहुत बढ़िया. एक क्वेश्चन है मेरे पास बहुत ही आसान सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर इनडिटरमाइंड बीम कंडीशन. ठीक है, सो मेरे पास एक बीम कंडीशन होती है, तो बीम कंडीशन में कौन सा फॉलोइंग जो ऑप्शन है वो करेक्ट है. सो कोई ऑप्शन करेक्ट क्यों और कोई ऑप्शन गलत क्यों, ये मार्क करना पड़ता है. ठीक है, तो पहले तीन ऑप्शन मार्क कर लेते हैं यार मेरे पास आराम से. ठीक है, तो कह रहा है कि मेरे पास नंबर ऑफ अननोन कंपोनेंट शुड बी लेस देन द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कंडीशन. बिल्कुल, ये तो थोड़ा गलत स्टेटमेंट हो गया यार. नंबर ऑफ अननोन कंपोनेंट शुड बी ग्रेटर देन, ये भी गलत हो गया यार. नंबर ऑफ नोन फोर्स शुड बी 0, ये तो होगा ही नहीं. देखो क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई भी डिटरमाइंड फोर्स लगती है तो आपके जो भी अननोन कंपोनेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए. सो नंबर ऑफ अननोन कंपोनेंट शुड बी इक्वल, बहुत बढ़िया, शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन. ठीक है, तो जो भी आपके अननोन फोर्सेज हैं वो आपके इक्विलिब्रियम कंडीशन से बराबर होने चाहिए, तभी आप क्या होगा, आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन जो होगी वो मैच होगी. सो दैट्स व्हाई इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द अननोन कंपोनेंट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशंस. बहुत बढ़िया. ये क्वेश्चन पूछा गया यार पीवाईक्यू से. ठीक है, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हमने पीवाईक्यू में डिस्कस किया था इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को लिया गया टॉपिक जिसका नाम है सेंट्रॉइड. इस क्वेश्चन को पूछ रहा था ट्रायंगुलर शेप्ड फ्रेम इज अ परफेक्ट, सॉरी ये मिसलिनियस का टॉपिक है यार दोस्तों. ठीक है, पूछ रहा है मेरे पास फ्रेम स्ट्रक्चर क्या होता है यार. ठीक है, सो व्हाट इज अ फ्रेम स्ट्रक्चर. ठीक है, सो बेसिकली फ्रेम स्ट्रक्चर इज अ स्ट्रक्चर जो फॉलो करे आपका रिलेशन, दैट इज m इज इक्वल टू में 2j माइनस में 3. तो मेरे पास ये रिलेशन होता है दोस्तों, m इज इक्वल टू में 2 ऑफ j माइनस में 3, वेयर m इज द मेंबर एंड j इज अ जॉइंट. ठीक है, सो दीज आर द 3 मेंबर्स एंड 3 जॉइंट्स. सो मैंने इसको मार्क कर दिया यार. So these are the 3 members 1 2 3 and we have 3 joints. ठीक है, तो मुझे अगर मैं इसको इक्वेट किया 1 2 3, मेरे पास कितने हैं मेंबर, कितने हैं 3, मेरे पास जॉइंट्स कितने यार 1 2 3, तो दैट इज 2 × में 3 माइनस में 3, तो 3 दूनी 6 माइनस में 3, 3 बराबर है किसके, 3 के. तो पूछा गया है कि यार क्या ये ट्रायंगुलर सेक्शन परफेक्ट है, तो आप बोलोगे हाँ. इस क्वेश्चन में यार परफेक्ट और इम्परफेक्ट ही था, रिडेंडेंट और इनसफिशिएंट तो ऑप्शन में था भी नहीं. ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था मिसलेनियस में. ऐसा सेम ही क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल, लेकिन वो थोड़ा अलग था. उसमें बस ये रिलेशन पूछा गया था कि m इज इक्वल टू में 2j माइनस में 3 किसका, किस स्ट्रक्चर का फॉर्मूला हो. सो परफेक्ट स्ट्रक्चर इज अ स्ट्रक्चर विच
रिलेट्स दिस फॉर्मूला दैट इज m इज इक्वल टू में 2j माइनस में 3। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया कि क्या मेरे पास ये जो ट्रायंगुलर सेक्शन है ये एक परफेक्ट स्ट्रक्चर है या नहीं। सेम इसी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेरे पास स्क्वायर है, मेरे पास इस ट्रायंगल को दो तरीके से बना दिया गया और पूछेगा कि बताओ क्या ये स्ट्रक्चर जो है वो फ्रेम है नहीं। तो 2022 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बाद 2024 में ही क्वेश्चन पूछा गया है कि मेरे पास एक ट्रायंगुलर सेक्शन है ये परफेक्ट है या नहीं। ठीक है जी, तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत आते हैं। इसको हमने क्लासरूम कोर्स में डिस्कस किया है बहुत बार। तो जो विद्यार्थी यार ऑनलाइन बैच या फिर ऑफलाइन बैच में पढ़ा है उसने इसका मार्क कर दिया होगा ऑप्शन बहुत ही आसानी से। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया यार। बोला गया है कि मेरे पास एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है 5 kg है, जो स्लाइड कर रहा है फ्रॉम अ रेस्ट अलोंग अ फ्रिक्शनलेस प्लेन। अब ये क्वेश्चन इतना बढ़िया है कि जिस बच्चे ने फ्रिक्शन पढ़ा है अच्छे से वो ये क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर देगा। कह रहा है कि मेरे पास एक ब्लॉक है जिसका मास है 5 kg, जो स्लाइड कर रहा है डाउन फ्रॉम फ्रिक्शनलेस प्लेन। ठीक है, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है दोस्तों वो ऐसे होता है। मेरे पास एक बॉडी है और ये मेरे पास क्या है इस प्लेन पे रखी हुई है। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है यार, दिस इज दी mg रिप्रेजेंटेड, दिस इज दी नॉर्मल रिएक्शन दैट इज n एंड दैट इज दी ये मेरे पास mg हुआ, ये मेरे पास दोस्तों हुआ mg cos थीटा और ये मेरे पास क्या हो गया mg sin थीटा। अब द बॉडी हैविंग अ टेंडेंसी टू मूव इन दिस डायरेक्शन, सो द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, बट इट इज सेइंग दैट द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। इसका मतलब क्या है, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय mg sin थीटा। ठीक है, तो जब हमने इस क्वेश्चन को क्लासरूम में करा था तो हमने इसको काफी डेप्थ में किया था। मतलब इस बॉडी में पहले फ्रिक्शन था, उस फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, उस फ्रिक्शन की वैल्यू निकालेंगे म्यू इनटू n। फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन के बाद हमें निकालना पड़ेगा नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। सो व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, व्हाटएवर फोर्स दैट इज अप्लाइंग ऑन द बॉडी माइनस में द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी दैट इज गोइंग टू गिव यू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। सो दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी दैट इज mg sin थीटा, बिकॉज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज जीरो, बिकॉज इट इज सेइंग इन द क्वेश्चन दैट द बॉडी इज केप्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन। सो फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हमने क्लासरूम में डिस्कस किया था तो हमने इनफ अमाउंट ऑफ टाइम दिया था इंक्लाइंड प्लेन को। ठीक है, आपको पता है यार m की वैल्यू क्या है, तो मुझे पता है यार m की वैल्यू कितनी है 5, g की वैल्यू है 10 एंड sin थीटा इज रिप्रेजेंटेड बाय 1/2। सो नेट फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय 25 न्यूटन्स। अब अगर मेरे पास नेट फोर्स आ गया तो मैं क्या निकालूंगा इस बॉडी का एक्सेलरेशन, बिकॉज द बॉडी हैविंग अ टेंडेंसी टू मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो बॉडी करेगी दोस्तों, बॉडी एक्सेलरेट करेगी इस डायरेक्शन में जहां पे बॉडी का फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी अपॉन में टोटल मास। तो यहाँ से दोस्तों आपका नेट फोर्स आएगा दैट इज 25 अपॉन में 5 दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ अब क्वेश्चन में पूछा गया थर्ड चीजें। तो कोई विद्यार्थी अगर पढ़ता है तो हम उसे फ्रिक्शन निकालनी आनी चाहिए, उसे नेट फोर्स निकालना आना चाहिए, उसे एक्सेलरेशन निकालना आना चाहिए। बट द क्वेश्चन इज सेइंग वन मोर थिंग दैट इफ द बॉडी इज मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब बॉडी कितना डिस्प्लेस करेगी वो भी आपको निकालना है। उसको निकालने के लिए यार आपको एक छोटा सा रिलेशन निकालना पड़ता है दैट इज v स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर इक्वल टू में 2s। दैट इज द इक्वेशंस ऑफ मोशन जो आपको पुट करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको यहाँ पे कर देते हैं क्योंकि अगला क्वेश्चन थ्योरेटिकल है। ठीक है, तो दैट इज v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर इज इक्वल टू में 2 टाइम्स ऑफ as। बहुत बढ़िया। अब कह रहा है कि अ ब्लॉक ऑफ 5 kg स्लाइड्स डाउन फ्रॉम अ रेस्ट, वो स्लाइड कर रही है किससे, रेस्ट से। ठीक है, तो मुझे उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी वो पता चल गई दैट इज u इज रिप्रेजेंटेड बाय 0। तो v स्क्वायर इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन की वैल्यू है 5। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट उसने दिया हुआ है दैट इज 3.6 मीटर। तो बॉडी 3.6 मीटर डिस्प्लेस करती है, तो दैट इज 3.6। यहाँ से मेरे पास v आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने क्लासरूम में कराया हुआ था, क्योंकि ये क्वेश्चन PYQ में आया हुआ था, तो बच्चों ने बहुत ही जल्दी इसका आंसर कर लिया दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन this is the approach, this is the way from which you can calculate this answer that is 6 meter per second, and that is one of the most important topic in friction, that is the body at the inclined plane. So if you are preparing for LEED 2025 you must have the idea that how we can solve such type of questions because the examiner is going to ask such type of question. ठीक है जी, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है यार, एक थिन डिस्क है और एक थिन रिंग है and are perpendicular to blah blah blah. ठीक है जी, both rotate about its axis to the center of mass and perpendicular to the surface about this. ठीक है जी, बढ़िया। अब इसमें पूछा गया है कि रिंग के पास हायर काइनेटिक एनर्जी है, डिस्क के पास हायर काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, सो अ रिंग हैविंग हायर वैल्यू ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट्स व्हाई इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी क्या होती है, हायर होती है। सो दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज टोटली करेक्ट।
नाउ द क्वेश्चन इज द बेसिक्स, दैट इज इंट्रोडक्शन, दैट इज व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन इज आज फ्रॉम द PYQ, ठीक है, ये PYQ में आया हुआ था क्वेश्चन, ठीक है। इससे पूछा गया यार फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, ठीक है। सो फ्री बॉडी डायग्राम इज अ डायग्राम व्हिच इज आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल द सराउंडिंग फोर्स, इन मींस इस बॉडी पे सिर्फ वही फोर्स लगेगी जो इस पूरी की पूरी बॉडी पे लग रही है। अगर इस बॉडी पे 4 फोर्स लग रही है, 1 2 3 4, तो इस बॉडी पे सिर्फ और सिर्फ 4 फोर्स एक्ट होगी। इस पूरी की पूरी बॉडी को मैं रिप्रेजेंट करूंगा एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट से और चारों की चारों फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर दूंगा। इट मींस इस बॉडी पे वही फोर्स लगेगी जो बॉडी पे लग रही है, कोई भी सराउंडिंग फोर्स नहीं लगेगी। दैट्स व्हाई फ्री बॉडी डायग्राम इज अ डायग्राम व्हिच इज आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल दी सराउंडिंग फोर्सेस। सो दैट्स व्हाई द आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल दी सराउंडिंग फोर्स एंड एक्सटर्नल इफेक्ट्स एक्टिंग ऑन दी बॉडी। बढ़िया जी, तो ये भी बहुत बढ़िया सवाल कराया हुआ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस लीस्ट फ्रिक्शन, ठीक है। तो फ्रिक्शन का पूछा, एक क्वेश्चन पूछा गया आपके पास कि कौन सी बॉडी आपके पास सबसे कम फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगी। तो आपको पता है यार स्टैटिक फ्रिक्शन होता है और आपके पास क्या होता है डायनामिक फ्रिक्शन होता है। म्यू एस की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, हमेशा बड़ी होती है म्यू के से। म्यू के मेरे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है मेरे पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन और एक होता है दोस्तों मेरे पास रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन मेरे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन? व्हेन यू स्लाइड अ पर्टिकुलर बॉडी ओवर द सरफेस, दैट इज डिफाइंड एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एंड वंस यू आर रोलिंग अ पर्टिकुलर बॉडी, दैट इज डिफाइंड एज रोलिंग फ्रिक्शन। आप लोगों ने देखा हो कि जब मैं किसी बॉडी को रोल करता हूं तो क्या होता है, उस पर सबसे कम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन लगता है। दैट्स वाई हमने देखा है कि एक बड़े से ऑब्जेक्ट को मैंने एक रोलिंग बॉडी पर रख रखा है और मैं अब उस बाहरी ऑब्जेक्ट को मूव कर पा रहा हूँ, ठीक है। सो दैट्स वाई वंस यू आर रोलिंग अ पर्टिकुलर बॉडी, उस पर जो लगने वाला फ्रिक्शन है वो क्या होता है, बहुत ही कम लगता है। तो चारों फ्रिक्शन में जो सबसे बेस्ट आंसर होगा वो क्या होगा इसका, रोलिंग फ्रिक्शन यार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यार मेरे पास फ्रिक्शन से दोबारा, ये सारे क्वेश्चन फ्रिक्शन से पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। एक बार देखते हैं यार। अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg is lying on a front desk of a classroom, the coefficient of friction is 0.5, the force is applied on a book, the book will be, ठीक है। तो यार क्वेश्चन पूछा, ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया यार कि मेरे पास मास कितना था 10 kg is lying on a force desk, the coefficient of friction is this, the force applied is 10 Newton, the book will move or not move, ठीक है। तो जब भी यार इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको निकालना पड़ता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। क्योंकि द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज गोइंग टू गिव यू द आइडिया कि यार बॉडी पे कितना फोर्स लगने वाला है, ठीक है। तो बॉडी का जो मास है वो कितना है, बॉडी का मास कितना है 10 kg, सो दैट इज mg एक्टिंग ऑन द बॉडी। ऑन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5, जो मेरे पास म्यू है वो कितना है 0.5, ठीक है। द फोर्स ऑफ 40 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द बुक, मतलब जो मेरे पास फोर्स लगा वो कितना लगा, फोर्स की वैल्यू मेरे पास कितनी है 40 न्यूटन की है जो इस बॉडी पे लग रही है, ठीक है। सो द बुक विल मूव और नॉट, ठीक है। अगर आपका जो फोर्स है ये बड़ा है किससे, लिमिटिंग फ्रिक्शन से, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू इनटू में एन। तो हम कहेंगे कि यार कि जो मेरी जो बॉडी है वो करेगी, मूव करेगी, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, मुझे पता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं। सो एफ एल इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू एस इंटू में एन, क्योंकि इसने म्यू एस रिप्रेजेंट कर रखा है 0.5, एन की वैल्यू क्या होगी जो आपका एम जी है, ठीक है। व्हाट इज योर एम, एम इज योर 10 एंड व्हाट इज योर जी, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, ठीक है। तो मैंने इसका आंसर किया तो मेरे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई 50 न्यूटन्स। अब यहाँ पे देखने वाला काम है यार, ऐसे इसको मार्क नहीं करते, इसमें सबसे पहले आपको देखना पड़ता है कि क्या आपका जो अप्लाइड फोर्स है, ठीक है। अगर आपका अप्लाइड फोर्स जो है, अगर आपका अप्लाइड फोर्स है वो लेस देन है किससे, लिमिटिंग फ्रिक्शन से, तो आप क्या दोगे कि मेरी बॉडी किस में रहेगी, हमेशा रेस्ट में रहेगी। अगर आपकी अप्लाइड फोर्स जो क्या है वो ज्यादा है लिमिटिंग फ्रिक्शन से, तो आपकी बॉडी किस में रहेगी, मोशन में। अब जब भी मैंने इस टॉपिक को पढ़ा है तो मैंने बहुत बार, हर बार इस क्वेश्चन को डिस्कस करा, और ये क्वेश्चन है जो कराया हुआ क्वेश्चन है क्लासरूम कोर्स में, नया क्वेश्चन है। इसको सेम क्वेश्चन को हमने अपने क्लासरूम कोर्स में कराया बहुत बार, और सारे के सारे विद्यार्थियों ने इसका सही आंसर निकाला कि अगर कोई बॉडी की स्टेट जाननी हो तो हमें चेक करना पड़ता है कि बॉडी का लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, बेस्ड अपॉन द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन यू आर एबल टू जज द बॉडी इज इन मोशन और नॉट। सो दैट्स व्हाई यू आर गिविंग दिस सॉल्यूशन की बॉडी क्या करेगी, बॉडी विल नॉट मूव बिकॉज बॉडी इज इन स्टैटिक फ्रिक्शन। कोई पूछे यार कि बॉडी पे लगने वाला स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे द वैल्यू ऑफ एफएस इज 40 न्यूटन्स बिकॉज व्हाटएवर फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी द सेम वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड इन दी स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, अप्लाइड फोर्स के बराबर, और अप्लाइड फोर्स की वैल्यू कितनी है दोस्तों 40 न्यूटन, ठीक है। सो दैट इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। अगर किसी विद्यार्थी ने पूरे साल मेहनत करी है, किसी विद्यार्थी ने मेरे नोट्स पढ़े हैं फ्रिक्शन के, तो वो यार इसको बहुत बढ़िया से कर लेगा इस क्वेश्चन को, ठीक है।
ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन की बहुत बढ़िया डेरिवेशन है, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस करा है अपने क्लासरूम कोर्स में। इस क्वेश्चन को मैंने सारे विद्यार्थियों को मेमोराइज कराया, रिकॉल कराया कि इसका आंसर क्या होगा। अब बॉडी जिसका वेट W है, जो रिक्वायर्ड कर रहा है मूव ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन, क्वेश्चन को जिस तरह से है, अगर मेरी बॉडी ऐसे पड़ी हुई है और आपने फोर्स लगाया है P along the horizontal axis, so what is the basically force required, इस P की वैल्यू क्या होगी ताकि मेरी बॉडी इक्विलिब्रियम में रहे, ठीक है। तो आपकी जो P की वैल्यू होगी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय P इज इक्वल टू में W टाइम्स ऑफ 10 ओवर में अल्फा प्लस में 5। बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। इसको अगर आप डिराइव करना चाहते हो तो आप इसको डिराइव भी कर सकते हो, बट द डेरिवेशन इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। तो इसको क्लासरूम में डिराइव किया गया और एक एंड रिजल्ट निकाला गया कि व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन P is represented by W times of 10 plus में alpha plus में 5, but if the body is moving in the downward direction and we have to calculate what is the minimum value of P to make the body in equilibrium, so the formula would be P is equal to में W into में 10 times of alpha minus में 5। तो ये दो चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए थी यार, और जो सभी विद्यार्थियों को पता थी और उन्होंने मार्क भी ठीक तरीके से कर दिया। बढ़िया। पूछ रहा है the sum of magnitude of two forces acting on a point 16 Newton, if the resultant force is 8 Newton and it is direct perpendicular to small force, then the forces are, ठीक है। तो मेरे पास यार दो फोर्सेज हैं, ठीक है। अब सबसे पहले मेरे को चेक करना है कि मेरे पास the sum of magnitude of two forces at a point is 16, if the resultant force is 8, ठीक है। the sum of magnitude of two forces acting at a point is 16 Newton, if the resultant force is 8 Newton and its direction is perpendicular to smaller force, then the forces are, ठीक है। बहुत बढ़िया यार, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। एक पॉइंट पे लगने वाला यार मेरे पास फोर्सेस का समय मेरे पास दैट इज 16 न्यूटन, ठीक है। वो कब होगा यार मेरे पास, जब मेरे पास दोनों के दोनों फोर्सेस एक ही अलॉन्ग के डायरेक्शन पे हैं, दैट इज 6 न्यूटन एंड 10 न्यूटन। अगर मेरे पास दो कंडीशन है 6 न्यूटन और 10 न्यूटन जो एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं, उन दोनों का रिजल्टेंट अगर एक ही पॉइंट पर लगने से 16 न्यूटन आ रहा है, तो इसका यार आंसर 6 प्लस में 10 न्यूटन है। इन सभी के सम को अगर आप करोगे तो किसी का भी सम 16 न्यूटन नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ये मैंने मार्क किया है बेस्ड अपॉन माय ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इस क्वेश्चन करने का प्रॉपर मेथड है कि आप इसका रिजल्टेंट निकालो, रिजल्टेंट के फॉर्मूले को इक्वेट करो, f1 का स्क्वायर f2 का स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ f1 f2 cos थीटा। बट अगर आप एक स्मार्ट वे में से करते हो तो आप देखोगे यार कि एक ही पॉइंट पे 16 न्यूटन का फोर्स हो गया, तो क्या होगी वो दो फोर्सेस, तो इन्हीं दोनों का सम क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन पूछा गया है मिसलेनियस के टॉपिक से, कैंटिलीवर बीम में व्हाट इज द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ अ कैंटिलीवर बीम ऑफ अ स्पैम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था यार PYQ में, और इस क्वेश्चन को हमने बहुत बार डिस्कस किया था। इस क्वेश्चन का आंसर सभी विद्यार्थियों को पता होगा, दैट इज PLQ1 में 3 टाइम्स ऑफ EI, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन योर प्रीवियस पेपर, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको सभी विद्यार्थियों ने मार्क कर दिया यार, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन पूछा गया यार फिर से मिसलेनियस टॉपिक से, क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज कैलकुलेट द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको निकालनी है, जिसमें आपको बल्क मॉडुलस दे रखा है, आपको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दे रखी है, आपको पॉइजन रेशो दे रखा है, ठीक है। सो जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था यार कि व्हाट इज द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो आपने कहा था दैट इज 9 kg ओवर में, ठीक है, 3 के प्लस में g। तो ये आपका रिलेशन है, ठीक है। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करने के 3 रिलेशन होते हैं, वो तीनों मैंने क्लासरूम में डिस्कस करे थे। बेस्ड अपॉन दैट आपके प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन भी आए थे बेस्ड अपॉन दी फॉर्मूला, यहाँ से पूछा गया न्यूमेरिकल। तो कुछ नहीं करना, आपको बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया हुआ है दैट इज 50, आपको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दी गई है दैट इज g दैट इज 30, आपको पॉइजन रेशो दिया गया जिसका मुझे काम नहीं है, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या है दोस्तों 50 और g की वैल्यू क्या है दोस्तों मेरे पास 30। इसको सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा दैट इज 90 गीगापास्कल मेरे पास आंसर आ रहा था। सो जस्ट यू हैव टू पुट इट। द लास्ट क्वेश्चन इज दैट कंपेयर टू सॉलिड सेक्शन हॉलो सेक्शन कॉलम, ठीक है। तो एक बल्किंग स्ट्रेस पे क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत नया था, ठीक है। फॉर अ कंपेयर टू सॉलिड सेक्शन, ठीक है, हॉलो सेक्शन कॉलम हैज हाई वर्किंग स्ट्रेंथ, ठीक है। तो सेम जैसे पूछा गया था टॉर्क के हिसाब से, ठीक है, कि जो मेरे पास हॉलो शाफ्ट होता है उसके पास टॉर्क को रेजिस्ट करने की क्षमता जो होती है वो ज़्यादा होती है। सेम अगर मैं सॉलिड सेक्शन से कंपेयर करूं तो हॉलो सेक्शन के पास एक कैपेबिलिटी होती है कि उसके पास जो बल्किंग स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, बहुत बढ़िया होती है, ठीक है। सो दैट इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ 25 क्वेश्चंस इन विच आई हैव ऑब्जर्व्ड दैट यू आर एबल टू मार्क 22 क्वेश्चंस वेरी इजीली, मतलब आप 22 क्वेश्चन बहुत ही आराम से मार्क कर सकते हो। रेस्ट 3 क्वेश्चन जो थे वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड थे कि यार कुछ क्वेश्चन होते हैं जो यार बिल्कुल अलग होते हैं, ठीक है, टॉपिक से बिल्कुल अलग होते हैं। जस्ट 3 क्वेश्चंस आर देयर
इन विच अगर आप थोड़ा बहुत दिमाग लगाते तो वो होते उसमें से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बिल्कुल हटके था, नया था, बट 22 क्वेश्चन जो थे वो 25 में से बिल्कुल ठीक होने चाहिए थे आप लोगों के मैकेनिक्स में। और अगर आपने मैकेनिक्स के 25 क्वेश्चन में 22 क्वेश्चन को कर दिया सही तो बहुत बढ़िया किया है, ठीक है। और जो रिजल्ट था, जो रिजल्ट होगा वो हमारे हक में ही होगा। बहुत सारे विद्यार्थियों ने जिसने भी मार्क करा है मैकेनिक्स को अच्छे से, उसका जो रिजल्ट होगा वो काफ़ी बढ़िया होगा, ठीक है। सो ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। और जो भी विद्यार्थी है जो अगले साल के लिए तैयारी कर रहा है वो बिल्कुल क्लासरूम कोर्स या फिर ऑनलाइन कोर्स को जरूर प्रेफर करें, क्योंकि सारा का सारा जो पेपर था वो सिलेबस ओरिएंटेड था, सारा का सारा जो पेपर था वो PYQ ओरिएंटेड था। तो मैक्सिमम जो रिजल्ट थे वो इसी से आए थे, जो पेपर के जो क्वेश्चन थे वही सेट से आए थे। तो आप लोग भी जरूर रेफर करें इस पूरे के पूरे क्लासरूम कोर्स को, ताकि आपको एक एज मिले प्रिपरेशन के दौरान और आप एक अच्छी रैंक्स ज्वाइन करो। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।